बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप जमहूरियत। नाज़रीन, 9 मई GHQ हमला केस इमरान खान साहब पे आज अडयाला जेल में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। इमरान खान साहब के साथ जो PTI रहनुमा 9 मई में मुलव्विस थे उन पर भी फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। जैसे ही वो रहनुमा अडयाला जेल से बाहर निकले उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। दूसरी जानब तोशा खाना 2 केस जिसमें बुशरा बीबी की दरख्वास्त आई थी और उन्होंने हाजिरी से इस्तिस्ना मांगा था, वो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई और उनके वारंट्स गिरफ्तारी जारी हो गए। क्या बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाएगा? इमरान खान साहब पर इस टाइम इस्लामाबाद के अंदर 76 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें से 14 मुकदमात सिर्फ वो हैं जो कि डी चौक पर जब एहतजाज हुआ उसके बाद दर्ज किए गए और इन पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली जा सकती है। ये तमाम मामला जो है PTI किस तरह से देख रही है, एक ट्रैक डाउन की सी सूरत हाल है। PTI कहती है कि हम डटे हुए हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन दूसरी जानब PTI अपने मफाहमत के रस्ते भी खोल रही है और उसमें PTI बात कर रही है हम पार्लियामेंट के अंदर जो है हुकूमत से इस तमाम मामले पर बात करने के लिए तैयार है। क्या डेवलपमेंट आगे होती है इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। आज जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से एक ख़त सामने आया है और वो ख़त जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि जब तक 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से फैसला नहीं हो जाता, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास ना बुलाया जाए, कमीशन का इजलास, वो कमीशन का इजलास 6 तारीख के लिए रखा गया था और इस 6 तारीख के इजलास में जो पेशावर हाई कोर्ट है और सिंध हाई कोर्ट है वहाँ के जजेस की तैनाती होनी थी, नए जजेस इंडक्ट करने थे, लेकिन जस्टिस मंसूर कहते हैं कि इन तैनातियों से पहले 26वीं आइनी तरमीम का जो मुकद्दर है उसको तय कर लिया जाए। इस पर भी बात करेंगे। हमें फिरदौस शमीम नकवी साहब ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमें तैमूर तालपुर साहब भी ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के। फिरदौस साहब से पूछेंगे जो PTI के अंदर चल रहा है। फिरदौस साहब, आपने एहतजाज किया, उस एहतजाज के बाद आफ्टर शॉक्स का नतीजा हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मुकदमात नए बने हैं, 14 नए मुकदमात इमरान खान साहब पे बन चुके हैं और आज जो 9 मई के केस में फ़र्द जुर्म थी वो इमरान खान साहब पे आयद कर दी गई। ना सिर्फ ये बल्कि आपके दीगर रहनुमाओं जिसमें इंपॉर्टेंट रहनुमा आपकी पार्टी के शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा चुकी है। आप ये समझते हैं कि ये आपसे मिस फायर हुआ है, ये नहीं करना चाहिए था, ये फाइनल कॉल जो है इसने आपको और मुसीबत में डाल दी है? नहीं, मैंने देखे हमारी जो कॉल है हम इंशाल्लाह जल्द दोबारा भी देंगे, तो इसलिए मिसफायर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हर जमहूरियत के अंदर हम आइन की बालादस्ती की जब बात करते हैं तो आइन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की भी बात करनी ज़रूरी है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, फ्रीडम टू स्पीच, ये सारी वो बुनियादी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के आइन में और दुनिया के हर आइन में, हर महज़ब, हर जमहूरी मुल्क में दी जाती हैं। अगर इनको इस्तेमाल ना किया जाए, टेस्ट ना किया जाए, तो जमूत भी तारी हो जाएगा और एक किस्म से जो पावर है वो इतनी कंफर्ट जोन में चली जाएगी कि वो जो चाहे करे। इस वक्त ये हाइब्रिड रिजीम जो है बंदूक की नाली के ऊपर ये सारे काम कर रही है और आप देख रहे हैं उसके असरात भी हैं। हमने जमहूरी इक़्तिदार और आइन की पामाली 22 अप्रैल के बाद से देखते आ रहे हैं, चाहे वो पंजाब असेंबली की डिसॉल्व होने के 90 दिन में इलेक्शन ना होना, KPK असेंबली के डिसॉल्व होने के ना होना, नेशनल असेंबली की 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना होना, गैर आइनी तरीके से जो है नया सेंसस पास करना, नया सेंसस पास करने के बाद वो एक मुद्दत जो 90 दिन से ज़्यादा थी उसमें इलेक्शन कराना जो कि गैर आइनी है। सिर्फ यही नहीं, उसके बाद नताइज तब्दील करना, फॉर्म 47 वाली वो बात भी आपने देख ली और उसके बाद जो इलेक्शन रूल्स तब्दील किए गए और ट्राइब्यूनल रिटायर्ड जजेस के बनाए गए वो भी हमारे लिहाज से कहीं भी इलेक्शन एक्ट में प्रोवाइडेड फॉर नहीं था। 26वीं आईनी तरमीम ऐसे ऐवान से पास की गई जो इनकम्प्लीट था, सेनेट में पूरी नुमाइंदगी नहीं थी, रिजर्व सीट्स का फैसला का इतलाक नहीं हुआ था।
इस मुल्क में फाशिज्म की हद हो चुकी है कि ना फ्रीडम ऑफ मीडिया है, ना फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और सवाल ये नहीं है जवाब देते कि गोली किसने चलाई। कितने धड़ल्ले से लोग सवाल ये पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि गोली तो चली नहीं, गोली से तो कोई मारा ही नहीं। वो अता तारसाद 6-7 दिन गुजरने के बाद कहते हैं कि लाशें जो हैं वो सिर्फ टिकटॉक पे नजर आती हैं या सोशल मीडिया पे नजर आती हैं। आप सोचें, वो 13 घराने जिनमें लाशें आई हैं। लेकिन फिरदौस साहब, ये बात तो ठीक है कि अगर आप कहीं पे इंगेज करते हैं हुकूमत के साथ, तो इस इंगेजमेंट के तहत जो है वो आप ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई रिलीफ लिया जा सकता था, लेकिन आपने बिल्कुल इंगेजमेंट को प्रेफर ही नहीं किया, आप सीधा डी चौक पे आ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात दुरुस्त नहीं है। 12 ये बात हो चुकी है कि हम हर वक्त एंगेजमेंट के लिए तैयार हैं। इशू जो आ रहा है कि हम कहते हैं हम बेनिफिशरीज के साथ एंगेजमेंट नहीं करेंगे। हम हर सियासी जमात से राब्ते में हैं, लेकिन हम बेनिफिशरीज से नहीं हैं। इसी के बेनिफिशरीज जो हैं उनमें खास तौर पे अगर आप एक एक पार्टी को एनालाइज करते जाएं, एमक्यूएम जो है वो तीसरे चौथे नंबर पे भी नजर नहीं आ रही थी किसी भी सीट पर। उनको आपने जो सीटें दिलवा दी गई वो उसी लिए बड़े बिल्कुल एक अच्छे बच्चे की तरह खामोश बनने बैठे हुए हैं इसमें। लेकिन फिरदौस साहब, अगर आप बेनिफिशरीज से इंगेज नहीं करेंगे, फिर आप किससे करेंगे? डायरेक्टली आपसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। जब बात नहीं हो रही तो हम ये देख रहे हैं कि पुराने मुकदमात में भी देखिए, फर्द जुर्म आयद हो रही है, पार्टी पे एक मुश्किल वक्त है, तो इसको किस तरह से पार्टी को निकालेंगे इस मुश्किल वक्त देखिए, से? हम पार्टी को निकालने नहीं, हम हकीकत की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल और पाकिस्तान के फलाह के लिए जरूरी है कि तमाम इदारे अपने आईनी हदूद में रहें। ठीक। इस बात से किसी को इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। ठीक। असेंबली में जितनी पार्टियां हैं उनको ये कहना चाहिए ना, इंश्योर करना चाहिए कि जो इदारे हैं वो अपने आईनी हदूद में काम करें। क्या ये हो रहा है? अगर ये बेनिफिशियरी नहीं है और ये अपनी जगह एम्पावर्ड हैं, तो ये स्टैंड्स क्यों नहीं ले सकते? ठीक है, इस तैमूर तालपुर साहब से जानूंगा। तैमूर साहब, फिरदौस साहब कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं स्टैंड लेते? आपकी पार्टी तो, खसूसन पीपल्स पार्टी की बात की जाए, एक हिस्ट्री है, और अब जो राइट नाउ हो रहा है, तहरीक इंसाफ समझती है उनके साथ ज्यादती हो रही है, इस पर पीपल्स पार्टी चूंकि बेनिफिशरी इस वजह से खामोश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो हम कहीं से भी बेनिफिशियरी नहीं है। हम तो उनमें से हैं जो कुर्बानियां देते हैं, जो लाई हुई हुकूमत को ठुकरा देते हैं, जो कोई गवर्नमेंट में स्टेक लेने को तैयार नहीं है, और हर चीज अलग करके, और हम इस हुकूमत को कामयाब करना चाहते हैं पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। जिसके बरअक्स पीटीआई सिर्फ ये चाहती है कि जिस तरह और जहां जहां इस मुल्क को और इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क के इदारों को नुकसान दे सकें, वो नुकसान हमें ला के दें। तो बड़ा डिफरेंस है हमारा। हमने तो बड़ी बार कोशिश की कि हम इनसे बात करें, हमने इनके कुछ लीडर्स को तैयार भी किया बातचीत के लिए, पर जब वो बातचीत के लिए तैयार होते थे तो फिर उनकी जो मुलाकातें हैं अडियाला जेल में, वो बंद हो जाती थी। उनका नाम जो लिस्टों में पड़ा हुआ था उन लिस्टों से निकल जाता था, क्योंकि खान को सिवाय प्राइम मिनिस्टरशिप के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। वो ये नहीं सोचता कि वो इस मुल्क को ऐसे वर्ज पे ले जाना चाहता था कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता नहीं, रही वो ही तो नहीं कह रहे हैं सकता। उनकी ये आइडियोलॉजिकल वार है, और वो कह रहे हैं नजरियाती जंग लड़ रहे हैं हम और लड़ते रहेंगे। ये तो पाकिस्तान को हमने सिस्टम से निकालना है, जिस सिस्टम के ट्रैप में आया हुआ है इस टाइम। सिस्टम, किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? ये उस एम्पायर की उंगली की बात कर रहे हैं जिसका इंतजार रहता था इमरान खान को, या ये उस एम्पायर की उंगली की बात करें जो जबरदस्ती इंडिपेंडेंट्स को ला के जूते मार के ब्लैकमेल करके आपकी छोटी छोटी पार्टियों को जबरदस्ती ला के इनके साथ खड़ा किया था, ताकि इमरान खान जैसा एक शख्स जो है प्राइम मिनिस्टर जबरदस्ती बन सके और इस मुल्क पे नाफिज कर दिया जाए। तो उस उन चीजों की बात करेंगे। सर, इनका आपका मसला ये सिस्टम है, भी ये कुछ हमसे ज़्यादा इनका डिफरेंस तो नहीं है ना उसमें भी? आपने नहीं, भी जिस तरह से हम 26वीं में आईनी तरमीम करवाई, इसमें भी लोग यही कहते हैं कि ज़बरदस्ती लाया गया, लोगों को उठाया गया, वोट दिलवाए गए, रात के अंधेरे में ये सब कुछ हुआ। हमने तो जो 26वीं तरमीम थी उसमें से
30 to 40% तो सारे वो निकाल लिए, उसमें से अमेंडमेंट से हमने चेंज कर दी, क्योंकि हमारे जो इत्तेहादी थे और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिन चीजों पे एग्री नहीं थे, हमने वो सारी निकाल दी। कौन सी जबरदस्ती, काय की जबरदस्ती? जबरदस्ती करना होता हम तो एक दिन में बैठ के जबरदस्ती कर सकते थे, हमारे पास नंबर्स पूरे थे। पीटीआई के पता नहीं कितने नंबर्स हमारे बनाने को तैयार थे, पर हमने एक जमहूरी रास्ता अपनाया, हमने हर एक को मनाए और मनाने के बाद लेके आए। असल में आप बात समझ नहीं रहे, इनका इशू ये है कि ये सियासी लोग नहीं है, ये गैर सियासी लोग हैं। ये सियासी ठीक। ताकतों से, सियासी जमातों से, हुकूमतों से बात नहीं करेंगे। अगर ये बात करेंगे तो ये सिर्फ उस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं जो इनको एक बार जबरदस्ती पावर में लेके आए। जिस तरह बच्चा रोता ठीक। है तो अपनी माँ को पुकारता है, ये रोते हैं तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को पुकारते हैं, पर वहां से उनको ये दूध का इस कोई भी पे आसरा इस पे नहीं मैं होना फिरदौस चाहिए। साहब से जो है कमेंट लूंगा। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पे बात करेंगे, क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। फिरदौस शमीम नकवी साहब से पूछूंगा। फिरदौस साहब, आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि अली अमीन गंडापुर साहब पश्तून कार्ड खेल रहे हैं। आज उन्होंने एक ख़त भी लिखा है वज़ीर आज़म को, जिसमें कहा गया कि हमारे जो लोग हैं उनकी जो गिरफ्तारियाँ की गई हैं उनमें से ज़्यादा पख्तूनों को गिरफ्तार किया गया है। तो सर, लिसानियत की बुनियाद पे अब आप लोग जो है तकसीम करेंगे इस मुल्क को? मैं बड़ी हैरानी की बात है, इमरान रियाज खान जो हैं वो पश्तो स्पीकिंग आदमी है, हामिद मीर भी पश्तो स्पीकिंग ही होंगे। अगर सिर्फ पश्तूनों को पकड़ा जाए और टारगेट किया जाए तो हुकूमत नहीं कर रही कोई ज्यादती। अगर उसके बारे में जिक्र किया जाए तो पश्तून कार्ड खेला जा रहा है। माशाल्लाह, ये वो वाली बात है कि काले चश्मे पहनने या ब्लाइंडर जिसे कहते हैं, जो घोड़ों को पहनाया दिया जाता है कि वो इधर उधर ना देखें। असल में हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो किसने शुरू की, वो याद दिला देता हूं। वजह हॉर्स ट्रेडिंग मरी या छांगा मांगा के वाकयात, उस वक्त तो पीटीआई का एग्जिस्टेंस नहीं था। ये जो बड़े फेयर माइंडेड एंड डेमोक्रेटिक लोग बैठे हुए हैं इस प्रोग्राम के अंदर, वो कितने खुश हुए कि पीटीआई से उसका सिंबल ले लिया गया। पीटीआई से लोगों को इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई, पीटीआई को कोई जलसा नहीं करने दिया, पीटीआई को कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी गई, पीटीआई को डोर टू डोर कैंपेन नहीं की। जमहूरियत जिंदाबाद। किसी से ये नहीं, एक बयान दिखा दीजिए इस जमहूरी पसंद पार्टी से और उन जमहूरियत पसंद कुव्वतों को जिन्होंने ये कहा कि ये इलेक्शन करवाने का कोई तरीका नहीं है। उस वक्त वो फेयर था इसे कहने का, इस सब करने से हम जीत जाएंगे। इसके बावजूद 8 फरवरी को जो नताइज आ रहे थे, इनकी कांपे टांग गई। 2/3 अक्सरियत मिल रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उसके बाद इलेक्शंस का रिजल्ट अनाउंस होना बंद हो गया, और जो आरटीएस का जिक्र करते हैं उन्होंने आरोही पूरे पूरे अपनी जेब में कर लिए, जब वो जोर में ले आए। और ये जो सूरत हाल हुई है उससे फॉर्म 47 का मजाक हुआ है, जो कोई सिस्टम के भी डाउन होने से नहीं, पूरा सिस्टम ही काम करने लगा, फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑल द वे डाउनवर्ड्स ऑन द डायरेक्शंस ऑफ सर्टेन पावरफुल पीपल। और नताइज आपने देखे। जब भी आप मैंडेट की कदर नहीं करेंगे, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो जो है मुजीबुर रहमान के मैंडेट की कदर ना करें और याहिया खान के साथ पार्टनरशिप करें, तो बांग्लादेश बन जाता है। इस दफा फिर उनका नवासा और उनका दामाद जिनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, अल्लाह इस मुल्क की खैर करे। इससे पहले ये जुल्फिकार तो तैमूर तालपुर साहब पे डायरेक्ट इनसे पूछ लेते हैं, ये जो बड़ी मुकम्मल करने जी दी। जी जी मुकम्मल करें आप, फिर मैं तैमूर साहब की जानब आता हूँ। बलूचिस्तान पे बमबारी की, और उस वक्त से लेके आज 2024 हो गया है, 51 साल गुजर चुके हैं। इनके तो अब हुकूमत भी इस साल जोड़ तोड़ के मांगे तांगे खरीद और फरोख्त करके बना ली है। इससे कि इनके जो साहिब मौसूफ हैं
वो जर के पुजारी हैं और जर को खेल के माहिर हैं, और उसी सिलसिले में खरीदो फरोख्त भी करते रहे। और वो सिर्फ हम नहीं कहते, पूरा इंटरनेशनल मीडिया उनके चीज़ों के बारे में ठीक जिस मौजूद है। इन्होंने यही काम बलोचिस्तान, लेकिन अमन नहीं दे सके बलोचिस्तान को आज 51 साल से। ठीक पीटीआई ठीक तो मैं हुकूमत तैमूर साहब से रिस्पॉन्ड उनसे चाहूँगा कि वो इसका आपकी बातों का रिस्पॉन्ड करें, खसूसन जो पीपल्स पार्टी के हवाले से फिरदौस शमीम नकवी साहब बयान दे रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आज आप लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में एक अमन जिरगा बुलाया, पीटीआई उस जिरगे में नहीं आई, फैसल करीम कुंडी साहब की जानिब से, पीपल्स पार्टी के हैं, वो बुलाया गया था। तो सर हुकूमत को ऑन बोर्ड लिए बगैर आप अमन जिरगा करेंगे, उसका क्या फ़वाइद निकलेंगे, ये मुझे नहीं समझ आती। ये जिरगा जो बुलाया गया था, इसमें 16 पार्टियों ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। यानी कि एक पीटीआई को छोड़ के जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितनी जी तैमूर भी साहब। की जिरगा जो है, वफाक का एक नुमाइंदा जो कि गवर्नर केपी के है, उसने बुलाया था। और क्योंकि गंदापुर साहब तो अपनी जंग लड़ने से तंग आ नहीं रहे, उनको सिवाय गालम गलोच करने के, हथियारों की धमकियां, गोलियां मारना, रेंजर्स की और पुलिस के एहलकारों को शहीद करने के अलावा तो कोई बात आती नहीं है। तो लिहाजा मजबूरन ये सारा काम गवर्नर को अपने कंधे लेना पड़ेगा और लेना पड़ा है। और जो तरक्की इंशाल्लाह ताला आएगी, आप देखेंगे जो प्रपोजल्स भी फेडरल गवर्नमेंट को जाएंगे इस जिरगे के थ्रू, उन पे इम्प्लीमेंट भी होगा। जो ये फैसले करेंगे उनको हुकूमत कामयाब करने की पूरी कोशिश करेगी। और बड़ा अच्छा होता अगर केपी के कि इसमें पीटीआई भी शामिल होती, पर अफसोस के साथ उन्होंने तो बात ही इस्टेब्लिशमेंट से करनी है। कोई वर्दी में आएगा तो ये बात करेंगे, जो वर्दी के बगैर आएगा वो तो इनको अच्छा लगता नहीं है। इनको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि ये जो उन्होंने ज्यादती की, जो उन्होंने चढ़ाव किया, जो उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की पाकिस्तान के कैपिटल पर, उस वक्त अगर हुकूमत होती जनरल मुशर्रफ की या जनरल जिया जैसा कोई डिक्टेटर बैठा होता, तो इनको पता लग जाता कि होता क्या है। ये तो सलाम पेश करें बिलावल भुट्टो साहब की सोच को, ये सलाम पेश करें शहबाज शरीफ को कि उन्होंने पीसफुली, प्यार मोहब्बत से सर कैसे इनको वापस पीसफुली भेज दिया। वरना डिस्पर्स हुआ है, आप मुझे नहीं समझ आती, ये पीसफुली कैसे डिस्पर्स हुआ। मैं समझता हूं देयर कि आर अगर न्यूमरस आज रिपोर्ट्स। जनरल मुशर्रफ होता तो ये 1000 लाशें, खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे, 1000 लाशों से ज्यादा इनकी गिरी हुई होती जो उनका स्टाइल सर होती। तो लाश सियासी चाहे लोग एक हमने गिरे चाहे 1000 गिरे, वो लाश तो इक्वल है, इंसानी जान की कीमत इक्वल है। मुझे समझ नहीं आया, वो आपने कहा इनको कि सोच नहीं पीसफुल है ना, वो तो डिस्पर्स हुआ इन्होंने है, कैसे रेंजर्स हुआ। के देर आर एहलकारों पे गाड़ी सर रेंजर्स के इंडिपेंडेंट एहलकारों जो पे गाड़ी इदारों की चढ़ाते थे, रिपोर्ट है, पुलिस जो कि एहलकारों न्यूज़ पे गाड़ी रिपोर्ट चलाते है, थे, उसके नहीं सोचा मुताबिक तो इन्होंने। ये पीसफुल डिस्पर्स नहीं हुआ है। इससे ज्यादा पीसफुल डिस्पर्स पाकिस्तान में कभी हुआ ही नहीं है और ना कभी होगा। ये मैक्सिमम पीसफुल था, ज्यादा पीसफुल नहीं हो सकता है। वो जो फिरदौस लोग साहब आके आपकी आपके बात पे रेंजर्स, हंस रहे हैं सर। जो रेंजर्स को आके उनके ऊपर गाड़ियां चलाए, उनके ऊपर गोलियां चलाए, मुसल्ला अफराद साथ लेके आए जो क्लेशनकोफ के बस्ट भी मार रहे हों, जिनके पास टीयर गैस शेल्स भी हों पुलिस के ऊपर हमला करने के लिए, तो उसके बाद ये अगर इतना पीसफुली डिस्पर्स हो गए, तो मैं इस हुकूमत को सलाम पेश करता हूं। ये फिरदौस साहब से इस पे पूछ लेते हैं, ये पीसफुल डिस्पर्स है सर। ये पहली चीज तो देखे, अगर कोई भी दुनिया में किसी को भी वीडियो, मैंने इनसे कहा ना कि इन्होंने ब्लाइंडर्स पहने हुए हैं, इनको रटाया गया है सबक, इनको दोहराना होता है। कोई भी जी काले शऊर चश्मे जी आदमी, इमरान न्याजी पहनता है। नहीं वो जो जी शऊर किसी आदमी को दिखा दीजिए, पूरे 3 दिन की कार्रवाई दिखा दीजिए। गाजी के ऊपर रुकावटें किसने खड़ी की? केपी की गवर्नमेंट ने। पाकिस्तान में पासपोर्ट कंट्रोल है क्या? शहर क्यों बंद किए गए? कितने अरब रुपए का खर्चा किया गया कंटेनराबाद बनाने का? पूरी मुल्क की मोटरवेज बंद कर दी गई रिपेयर के लिए। सच भी नहीं बोलते कि जी मोटरवेज इसलिए नहीं बंद की कि रिपेयर कर लिए, इससे डर रहे हैं कि पीटीआई वाले ना आ जाए। सर आपकी हर जानिब से भी तो शहर के सच नहीं बोला पुलों जाता को ना, आप बंद कहते हैं कर 250 दिया। लाशें, कहाँ 250 लाशें, कोई 250 लाशें नहीं, नहीं है। हमने कभी क्लेम नहीं किया। नहीं सर, आपके जैदी मुताद्दिद साहब, रहनुमाओं, मैं क्लिप चला सकता हूँ, आपके मुताद्दिद रहनुमाओं ने क्लेम किया। मादत के साथ, जैदी साहब मादत के साथ, पीटीआई का एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उसका नाम है शेख वक्कास अकरम। ठीक। पीटीआई का एक चेयरमैन है जिसका नाम है गौहर, बैरिस्टर गौहर। पीटीआई का एक सेक्रेटरी जनरल है जिसका नाम है सलमान अकरम राजा। और चौथा आपके सामने बैठा हुआ है फिरदौस शमीम नकवी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल। ठीक।
आप हम 4 अफराद ऑफिशियली जिम्मेदार हैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन के। हम में से ठीक। किसी का आप 13 लाशों से ज्यादा का स्टेटमेंट दिखा दें किसी चैनल पे, किसी ठीक। अखबार में, किसी, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। वरना देखिए स्पेकुलेशन जिस तरीके से सर गोली सर चली, पार्टी डायरेक्शन देनी चाहिए ना, फिर आपके लोग जी, आके जो मुख्तलिफ हमने टीवी दी। चैनल्स पे स्टेटमेंट्स देखिए देते हैं कि दर्जनों के हिसाब इस से वक्त लाशें, वो नहीं होनी चाहिए ना। सैदी जब साहब, आप सच बोलेंगे तो फैक्ट सामने आएंगे और उन्हीं फैक्ट्स को आपकी सैदी पार्टी को साहब, सपोर्ट करना चाहिए। सैदी साहब, इस वक्त आप पाकिस्तान के मीडिया को फ्री समझते हैं। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर एक प्रोग्राम में था, कहेंगे तो नाम भी बता दूं, लेकिन वो उस आदमी के साथ ज्यादती होगी। शोहदा के नाम और एनआईसी नंबर देने लगे थे, तो उसको कॉल आ गई कि प्रोग्राम ऑफ एयर कर दो, अगला नाम नहीं आना चाहिए। और उस आदमी ने, और मशहूर एंकर है और बड़े चैनल की बात कर रहा हूं, ठीक। इस तरीके से जो चैनल नाम नहीं ले सकता, बानी पीटीआई कहता हूं। आप लोग बहुत मजबूर हैं इस दौर में। सर इस ये मजबूरी पे हमने अगले इसका सेगमेंट पे बात आपत्ता करनी है। सबसे मिस ऊपरी इन्फॉर्मेशन दौर। डिस इन्फॉर्मेशन का ये जो दौर है, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, दोनों रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, दोनों की साइड का वर्जन हमने ले लिया, आपके सामने रख दिया। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, इन तमाम पे बात करते हैं। कमर चीमा साथ होंगे हमारे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2024 की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट शाया की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया जो कि फ़ेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपोगंडा से मुतासर हैं। ये भी कहा गया इस रिपोर्ट में कि पाकिस्तान में झूठी मालूमात और गुमराह कुन बयानात का ख़तरा आइंदा 2 साल के लिए जो है वो चलता रहेगा और आइंदा 2 साल के लिए अहम चैलेंज करार दिया गया रियासत के लिए इनको काउंटर करना। मेरे साथ कंवर चीमा साहब मौजूद हैं। रियासती इदारे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा है, मिस इन्फॉर्मेशन है। जिस तरह से मामलात को चलाया जा रहा है, ख़ुसूसन एक सियासी जमात का कहा जाता है कि वो प्रोपोगंडा करती है। दूसरी जानिब से लोग कहते हैं कि ये मीडिया जो है सच दिखाता नहीं है, ये फेक न्यूज़ हमें दिखा रहा है। तो ये मसला तो बड़ा ज़रूरी है, इसको एड्रेस भी किया जाना चाहिए। क्या समझते हैं कंवर चीमा साहब, कौन सच पे है? हम आज अपना भी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। क्या वाकई हम आवाम को सच दिखाते हैं? क्या जो सियासी जमातें हैं वो प्रोपोगंडा करती हैं, या फिर प्रोपोगंडा ताकतों की जानिब से किया जाता है, वहाँ से बयानिए आते हैं? आपकी क्या राय है? देखिए, इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त है कि हम हाइब्रिड रजीम से एक अथॉरिटेरियन रजीम के हवाले से हमारे बारे बात की गई थी, जो एक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा था। लेकिन पाकिस्तान में फेक न्यूज कौन फैलाता है? पाकिस्तान के अंदर इंफॉर्मेशन के ऊपर किसका कंट्रोल है? देखिए, हमारे यहाँ देखें तासुर ये किया जाता है कि नैरेटिव कौन बनाता है। जाहिर बात है हुकूमतें नैरेटिव बनाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि हुकूमतों के पास मीडिया की ताकत होती है, हुकूमतों के पास रिसोर्सेज की ताकत होती है, हुकूमतों के पास हर उस नैरेटिव को लेके जाने की ताकत होती है जो वो चाहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त नैरेटिव बनता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं बन रहा। पाकिस्तान के अंदर जो नैरेटिव बन रहा है वो सोशल मीडिया से बन रहा है। तो सोशल मीडिया के ऊपर किसका कंट्रोल है? जिस मुल्क के अंदर 60% से ज्यादा जो आबादी है वो यूथ पे मबनी हो, हर बंदे के हाथ में स्मार्टफोन हो, और हमारी जो आवाम है उस चीज को पता है कि भाई अगर मेन स्ट्रीम पे नैरेटिव जो है वो हुकूमत की तरफ से आ रहा है तो हमें सोशल मीडिया को देखना है। तो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक डोमिनेंट उन्होंने नैरेटिव को किया हुआ है, और वो समझते हैं उनके उनके अपने पेजेस हों या उनके एफिलेटेड लोग हों, वो जो एक नैरेटिव मार्केट में लेके आते हैं उस पर कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है। उसमें ये नहीं पता चलता कि ये नैरेटिव क्या पॉलिटिकल पार्टी से आ रहा है, उनके पीछे कोई एडिटोरियल कंटेंट को कंट्रोल करने वाले कोई लोग नहीं है। सो वो जो पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव है वो वैसे ही अवाम में चला जाता है, बिकॉज उनके हाथ के अंदर सारी की सारी ताकत है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया उनके हाथ में है,
सो ना एडिटोरियल कंट्रोल की कोई टीमें बैठी हुई हैं कि जो बताती हों कि एडिटोरियल कंट्रोल क्या है, जो वो अपने सोशल मीडिया पे लगा देते हैं शाम को सारे के सारे यूट्यूबर्स, फेसबुक और बाकी लोग, क्योंकि वो समझते हैं क्योंकि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखना है, क्योंकि उनके साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है और हम सोशल मीडिया सर को ये फॉलो भी तो एक करेंगे। सवाल है कि तो आम यूज़र एक बाय क्यों करता है उनका नैरेटिव? क्या वजूहत हैं? क्या वो सच टेलीविज़न पे नहीं दिखाया जाता, वो सच के बारे में बताया नहीं जाता, उसके हवाले से कोई अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं होती? क्यों बाय करता है वो स्टोरी? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर बात है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है जो कि होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर खुल के बात की जाए, कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट चल रहा था तो मेन स्ट्रीम मीडिया वो प्रोटेस्ट नहीं दिखा रहा था। सिर्फ़ उसके बाद जो चीज़ें दिखाई जाना चाहती थी वो ही दिखा रहा था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सोशल मीडिया किसके कंट्रोल में है? जिसको आप बात कर रहे हैं कि क्यों लोग उनकी बात को मानते हैं? एक तो लोग पॉलिटिकली अलाइन्ड हैं, दूसरा पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को समझा जाता है विक्टिमहुड। कि उस जमात को विक्टिम बनाया जा रहा है, तो लोग वैसे भी एक सिंपैथी फैक्टर लेते हैं। जब आप एक सिंपैथी फैक्टर लेते हैं, देते हैं, तो फिर आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही हो, आपको मानने को तैयार है। देखें, अब क्वेश्चन ये है कि जब किसी किसी जमात के अंदर लीडरशिप ही मौजूद ना हो, हमें ये पता नहीं फर्स्ट ईयर लीडरशिप कौन है, सेकंड ईयर लीडरशिप कौन है, थर्ड ईयर लीडरशिप कौन है, सोशल मीडिया पेजेस कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। इसके बावजूद लोग उनकी पार्टी के नैरेटिव को अडॉप्ट करना चाहते हैं। उनकी पार्टी जो बात करना चाहती है वो उसको मार्केट में फैलाया जाता है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज कि वो विक्टिम है इस वक्त, एक जो है ना इस वक्त सिस्टम के विक्टिम है। सो लेकिन मुझे ऐसे कंवर लगता है कि कंवर चीमा साहब, सॉरी टू से, जो काउंटर नैरेटिव है वो भी तो इतना इफेक्टिव नहीं है कि लोग उसको बाय करें। काउंटर नैरेटिव तो आ ही नहीं रहा है। काउंटर नैरेटिव में जब दिया जाता है तो लोग कहते हैं तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते हैं। मतलब आप काउंटर नैरेटिव भी जो दे रहे हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग और फैक्ट बेस्ड तो होना चाहिए कि जिस पर लोग अवाम एतमाद करे। जैसे फॉर इंस्टेंस कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिसमें काउंटर नैरेटिव जो है वो प्रोडक्टिव भी नजर आता है। ज़्यादातर मामलात में हुकूमत की जानिब से जो काउंटर नैरेटिव होता है वो बुरी तरह बह जाता है, वो बैठ जाता है, उसको कोई बाय करने को तैयार नहीं होता। देखिए, ये बात थोड़ी-सी वज़न रखती है कि जो हुकूमत के पास नैरेटिव बनाने की ताकत तो होती है में थ्रू मेन स्ट्रीम मीडिया, लेकिन लोगों ने अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको उस तरह देखना भी बंद कर दिया है। लोग अपने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, तो लोग अपने सोशल मीडिया पेजेज़ के ज़रिए ही देखते हैं और जो आप बात कर रहे हैं कि उस तरह इफ़ेक्टिव नैरेटिव नहीं बनाते, उसकी वजह ये है कि क्रेडिबिलिटी। जब आपको पता है कि एक हुकूमत की क्रेडिबिलिटी इश्यूज सामने हो, क्रेडिबिलिटी उस तरह ना हो, तो लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं ये तसव्वुर करना, जज करना कि ये जो बात हमें बता रही है हमें मानना है। सो जब अगर आपके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है तो देन आपके लिए चैलेंज है। दूसरी तरफ अगर हम देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको वो सही बात कर रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि वो विक्टिम है तो उनकी क्रेडिबिलिटी आपको नजर आती है कि जी ये क्योंकि इनके साथ ज्यादती हो रही है तो जो बात कर रहे हैं वो ठीक बात है। सो वो ये बात भी तस्वर कर लेना क्योंकि वो विक्टिम है तो जो बात कर रहे हैं जो है वो सही बात है, मैं समझता हूँ ये भी बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत है। और हुकूमत क्योंकि जो हुकूमत पावर में होती है और वो अपनी मर्जी का सच क्राफ्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी उनका क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम है। सो इस सारे सिचुएशन के अंदर मुझे ऐसे लगता है कि जो विक्टिम कार्ड है वो ज्यादा अच्छे तरीके से चलता है। बेशक दोनों पार्टीज प्रोपेगेंडा कर रही हैं, दोनों पार्टीज अपना नैरेटिव क्राफ्ट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जिसके साथ नजर आ रहा हो कि ये मजलूम है, लोग उसकी बात को अच्छे तरीके से मानेंगे, भले वो तो प्रोपेगेंडा हो सर या हकीकत हो। इन सब सारी चीज़ों में पाकिस्तान की आवाम सच कैसे तलाश करे? जिस मुल्क के अंदर लिटरेसी रेट ना हो, अब लोग इतने पढ़े लिखे ना हो, वहां हमेशा सच ढूंढना मुश्किल है। देखिए, इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत ज्यादा है, लेकिन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो कैपेसिटी है वो कितने लोगों के पास है। ये जो कैपेसिटी ना होना इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की, या तो मेरा ख्याल है इससे थोड़ा सच तलाश करना इवन के पढ़े लिखे लोगों के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड देन सोशल मीडिया है, आपने एक चीज आपके सामने आई, आपने समझा कि आपका इस पार्टी से ताल्लुक है, वो सच है झूठ है जो मर्जी है, लेकिन आप क्योंकि उसके साथ हैं, आप उसको सपोर्ट करते हैं, तो झूठ भी आप चलाना पसंद करेंगे बिकॉज आप समझते हैं कि ये जी मजलूम है। सो विक्टिम जो है वो जिसको सच हो या झूठ हो वो अपनी मर्जी की चीजें चलाना चाहता है। जो हुकूमत है वो कहती है कि नहीं, वो चीजें चलाएं क्योंकि हुकूमत हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, इनके पास जो इंफॉर्मेशन होगी वो ठीक होगी और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन आम आदमी के लिए ये बात सही है कि सही इंफॉर्मेशन को देखना, सही इंफॉर्मेशन को तलाश करना मुश्किल काम है।
सर मुझे ये बताएं कि राइट नाउ इसका वे फॉरवर्ड क्या है, आप क्या समझते हैं, क्या पॉलिसी होनी चाहिए? क्योंकि आर्मी चीफ आज भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो कहते हैं कि हमें एक डिजिटल वॉर लड़नी है और वो रियासत मुखालिफ अनासर के ख़िलाफ़ है क्योंकि रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें तो अपनी जगह मौजूद हैं, बट रियासत के पास इसको काउंटर करने के लिए पॉलिसी क्या है? देखिए बात सुने, ये इसके लिए सबसे पहले तो जो मुल्क का जो पॉलिटिकल टेम्परेचर इस वक्त है उसको कम करना पड़ेगा। तमाम पार्टीज को बैठना पड़ेगा। जब तक पॉलिटिकल टेम्परेचर इस वक्त हाई है, इसको कम नहीं किया जाता, पार्टीज आपस में बैठ के बात नहीं करती, एक स्टेबिलिटी और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच तैयार नहीं होती, और हम मिनिमम कॉमन एजेंडा पे तैयार नहीं होते कि हमने मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है, तब तक ये इशू चलता रहेगा। और दोनों पार्टीज वो कोशिश करते रहेंगे कि अपनी मर्जी से अपने नैरेटिव को प्रमोट करें। कहीं पे सच चलेगा, कहीं पे झूठ चलेगा, लेकिन ये ऐसे ही चलता रहेगा। सो पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करें, टेबल पे बैठें और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, और अपने आप को तैयार करें कि हमने किन एजेंडाज पे बात करनी है और किस किस एजेंडा पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी को हम कभी भी खराब नहीं होने देंगे। हमने कैसे अपने डायलॉग को कंटिन्यू करना है, इसको कैसे जारी रखना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तब खत्म हो सकता है जब अपोजिशन एंड हुकूमत बैठेगी, क्योंकि अपोजिशन ये कहती है कि हम विक्टिम है तो हम बैठने नहीं पसंद करते, वो डायलॉग करना नहीं पसंद करते। वो कहते थे पहले हमारे केसेस खत्म करें, हमारे लीडर को बाहर निकाले, तब हम बैठेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो भी एक नामुमकिन सी चीज नजर आती है। सो ये जो सिचुएशन चल रही है ये चलती रहेगी, इसको जो है वो सारी बातें हुकूमत अपनी ताकत से कंट्रोल कर पाएगी। एक कमर चीमा डायलॉग से साहब, तो आप सिचुएशन समझते हैं कंट्रोल कि इस होती हवाले नजर से नहीं आ रही। कानून साजी करना, पीका एक्ट में तरमीम या फिर इससे सख्त कवानीन लाना, कोई टास्क फोर्स तश्कील देना, सहाफ़ियों की गिरफ्तारियां करना और इसके साथ सहाफ़ियों को नोटिस जारी करना, हरासा करना, ये तमाम चीज़ें क्या प्रोडक्टिव हैं इस तमाम मामले में? क्या ये काउंटर कर रही है मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ को? देखिए पहली बात तो यह है कि रियासत के पास क्या टूल्स हैं कि अगर कोई बंदा झूठ बोल रहा है या प्रोपेगेंडा कर रहा है तो उसके लिए उसको काउंटेबल ठहरा सके। उसके पास जाहिर बात है कुछ ना कुछ लेजिस्लेशन, ये जैसे पीका एक्ट की आप बात करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप देखें, अगर तो रियासत किसी बंदे को उठा ले या उसको जिसे वो कहते हैं ना बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके साथ डील करे तो वो गलत है। लेकिन रियासत अगर लिमिटेड जो लीगल फ्रेमवर्क के तहत किसी बंदे को अकाउंटेबल ठहराना चाहे तो उनको ठहराना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर किसी को मादर पिदर आजादी तो नहीं हासिल हो सकती कि वो अपनी मर्जी का सच बोले जो उसको नजर आता है। सो कहीं ना कहीं पे आपको कैप लगानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं पे आपको जो है वो कानून का सहारा लेना पड़ेगा। सो बजाय इसके कि गैर कानूनी तरीके से सहाफियों से या ओपिनियन मेकर से डील किया जाए, उनको कानून के दायरे के अंदर ला के डील किया जाना या उनको नोटिस भेजना या एफआईए को एंगेज करना, मुझे नहीं लगता ये कोई गलत चीज है। एटलीस्ट मेरिटोक्रेसी जो है वो भी अगर फोरम जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया में तो जी फोरम मौजूद है एडिटोरियल कंटेंट कंट्रोल करने में, बाकी इंडिविजुअल्स के पास तो नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। नाज़रीन, ये इंडिविजुअल की भी जिम्मेदारी है कि वो इन्फॉर्मेशन को जब प्रोसेस कर रहे हो तो इस बात की तस्दीक ज़रूर करें कि ये सच्ची है या झूठी है, और उसके बाद फिर आगे पास ऑन करें। अगर किसी और शख्स को आपने ये कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो कहीं ना कहीं ये रियासत के हर शख्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो फेक न्यूज़ का फैलाव ना करे और वही मालूमात आगे दे जो कि दुरुस्त और हक़ाइक़ पर मबनी हो। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़दी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।